हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए लेके आया हूं एसएससी मैथ। तो बच्चों, आज स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूं कि जो संकट है अभी, विपरीत परिस्थिति अभी है, और इस संकट में क्या है कि सारी चीजें तो देख ही रहे हैं। पढ़ाई लिखाई से ही कोरोना फैलता है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि और कुछ तो चले, लेकिन पढ़ाई लिखाई सबसे पहले बंद किया जाता है, कोरोना उसी से फैलता है। पता नहीं ये कैसी विडंबना है। जब हमारे देश में वैक्सीन आ गया, तो जब वैक्सीन आ गया तो फिर ये कैसे, मैंने वैक्सीन नहीं कर रहा और फैल भी रहा है, इसका मतलब ये है कि वैक्सीन काम नहीं कर रहा है सही रूप से। यहाँ पे भी प्रश्न उठ सकता है। तो पता नहीं क्या है, इस पे डिस्कस करना कि हम लगता है कि बेकार ही है, डिस्कस ना ही करें। तो मैं क्या करूं, कुछ समझ से नहीं आता है कि आप लोग के लिए कितना से कितना मैं कुछ कर सकता हूं, और जो बनता है मैं करता हूं, कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ पहुंचा सकूं। क्योंकि पूरी समस्याएं चारों बंद से देखा जाए तो ऐसी है कि बहुत बड़ी, मतलब ये समस्या आके खड़ा हो गया है कि हर लोग जो है रोड पे आ गए हैं। जो अच्छे बुरे सभी लोगों को एकदम प्रॉब्लम समस्याएं एकदम देखने को मिल रहा है। उस परिस्थिति में हमारे बच्चे जो हमारे एग्जाम देने के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं कोचिंग ट्यूशन में आके, उनको भी बाधाएं पहुंचाई जा रही है। इस तरह की समस्याएं आती है, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है, आप लोगों के बीच में है। और पढ़ाई बाधित ना हो, उसके लिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग कोशिश करें, जितना वीडियो से वीडियो देखिए और शेयर कीजिए। आप भी लाभ उठाइए और अपने दोस्तों को भी लाभ उठाइए कि भाई यहाँ मैथ चलता है, ऑफलाइन की तरह क्लास चलता है। एक एक टेस्ट यहाँ पर दीजिए और पर डे देते चलिए। बढ़ाइए, मैं पर डे एसएससी का डालता भी हूँ, और इस एसएससी को देते हैं तो एसएससी का सब, जैसे कि जीडी का होने वाला है वैकेंसी, फिर बिहार पुलिस का आने वाला वैकेंसी है, ये एसएससी का मैथ कर रहे, रेलवे भी काम करेगा, हर जगह ये मैथ काम करेगा। ऐसा नहीं है कि जो रेलवे की तैयारी करते हैं इसको नहीं देखते हैं, काफी बेहतरीन है। तो मैं आपसे कहूंगा कि यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मैं वीडियो पर डे बनाता हूं और आप लोगों के लिए डालता हूं बस, तो इसका लाभ उठाइए और दोस्तों को भी उठाइए। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं वो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो अगर इस पे डालो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, थैंक यू। आप चलता हूं, आज का क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। कहता है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 18,265 से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर आपको याद है कितना तक का वर्ग कौन सा है, सीधा वर्ग निकाल के घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर नहीं याद है तो लिखिए यहाँ से 18,265, इस तरह से राइट डाउन कीजिए। राइट डाउन करने के बाद आप इसका क्या कीजिए, निकाल लीजिए। इस तरह से दाईं ओर से जोड़ा लगाइए, एक बच गया, एक का एक से करेंगे, यहाँ से 1 बार में ये 1 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ से 8 2 आया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 बार में, 4 बार में क्या होगा, 24 चौका 96 नहीं होगा, तो 3 बार में आराम से हम इसे लगा सकते हैं इस तरह से। तो ये 3 यहाँ पे लिख दीजिए, 3 से ये क्या हो जाएगा, 3 दिया ये 9, और ये 3 गुना 6, 4 से ज्यादा हो जाता, तो ये 12 में से 9 जाएगा, ये 3 बचेगा, और 7 में से ये, और ऊपर से ये 6 5 आ गया। तो अब ये यहाँ से 6 हो गया और ये 2 हो गया। अब इसको करेंगे कितना बार में, 5 से करेंगे 26 पंचे 130, ये हो सकता है, और 6 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 से कर लीजिए, यहाँ से 5, ये 5 बार में लगाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25, बचा 2, 6 पंचे 30, 2 32, बचा 3, 5 गुना 10 3 13, राइट। तो आपका क्या हो गया, 40, ये आ गया। इसका मतलब 40 ना रहता तब तो ये कंप्लीट वर्ग होता किसका, 135 का। अगर 40 ना रहता तो किसका वर्ग होता, कंप्लीटली 135 का। तो आपसे बोली घटाने वाली संख्या क्या है, कि लास्ट में जो 40 आया इसी को बोलेंगे हम लोग घटाने वाली संख्या। इसको क्या बोलेंगे, घटाने वाली संख्या, और इसी को बोलेंगे सबट्रैक्टिंग नंबर। तो इस तरीके से ये आपका सबट्रैक्टिंग नंबर्स हो गए। तो बहुत ही शानदार तरीके से सवाल आपको बन गया, और कितनी खूबसूरत तरीके से है, और झकास तरीके से आपको बन गया। आंसर क्या होगा, 40।
तो आप राइट ऑप्शन नंबर सी में टिक लगाइए, आगे बढ़िए। देखता हूं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एकदम खूबसूरत सा, टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। आपका जो पढ़ाई बाधित हो रहा है वो आपको बाधित नहीं होने दूंगा, बस आप इसको रेगुलर रूप से पढ़ते रहेंगे। यहां से आ जाइए। अब कहा कि ए बी मिलकर के किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, राइट। कोई ए बी है जो मिलके 36 दिन में काम को करता है। देखिए कितनी खूबसूरत सा है, बनाइएगा इसको। कहा ए बी मिलकर के किसी काम को क्या करता है 36 दिन में। यहां से देखिए, यह ए बी है, ए प्लस बी किसी काम को मिलता है तो ये 36 दिन में कंप्लीट कर देता है ए बी, ऐसा ही बोला। फिर कहा कि BC अगर मिलता है B प्लस सी तो किसी काम को कितने दिन में कर देता है, उसने बोला कि 24 दिन में कर देता है, राइट। फिर आपसे प्रश्न किया कि C प्लस A जो है वह किसी काम को कितने दिनों में करता है, तो कहा आपसे 18 दिनों में करता है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा, बोला कि अगर तीनों मिलकर काम करे तो उसे कितने दिन में पूरा करना। कुछ नहीं करना, इसका टोटल वर्क निकालना कि टोटल वर्क क्या होगा। टोटल वर्क होता है कि इस सब का एलसीएम, तो देखने से लगता है इसका एलसीएम क्या होगा 72। 36 गुना 72, 24 दिया 72, 18 चौका 72, मतलब इस तीनों का एलसीएम ले लिया। तो हम लोग इफिशियंसी निकाल लेते हैं। इफिशियंसी का मतलब क्या, क्षमता, मतलब एक दिन में जो वन डे वर्क को ही इफिशियंसी कहते हैं। एक दिन में जितनी काम होती है, एक घंटे में जितनी काम होती है, एक मिनट में जितनी काम होती है, यानी एक दिन, एक घंटे, एक मिनट में जितनी काम होती है, यानी इकाई वर्क को हम लोग बोलते हैं क्षमता, इफिशियंसी। तो क्या होगा यहाँ से, अगर 36 दिन में समाप्त करता है और 72 काम है तो एक दिन में कितने काम करेगा 2, यह एक दिन में कितना करेगा 3, यह एक दिन में कितना करेगा 4। अब बात आती है कि अब यहाँ से तीनों मिलकर के ये हो गया, तो इफिशियंसी तीनों मिलकर के कितना होगा, एबीसी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, एबीसी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9 9, 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9। याद रखिए इफिशियंसी जो 4 3 7 2 9 इफिशियंसी आया, इसमें तो 2 एबी 2 बीसी है, इफिशियंसी क्या हो जाएगा आधा, यानी कितना 4.5। ये जो 4.5 आया किसका, एबीसी का इफिशियंसी, एबीसी का इफिशियंसी आया 4.5, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 9/2 से भी काम चला लीजिए। इफिशियंसी एबीसी का 9/2 निकल गया, एबीसी का इफिशियंसी 9/2 निकल गया, तो ये जो समय तीनों मिलकर के करेगा एबीसी वो कितने दिन में करेगा, तो ये 72 को एबीसी के इफिशियंसी से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या होगा 9 8 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 16। ठीक है, यानी तीनों मिलके काम करेगा तो कितने दिन में करेगा, तो ये आपके 16 दिन में करेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये भी आती है कि आप बोलिएगा सर 4 3 7 2, यहां तक तो मैंने अच्छा समझ गया कि 9 सर आपने लिख दिया ना, लेकिन बोलिएगा सर ये 2 कहां से आ गया, तो 2 इसलिए आ गया कि हम सभी को जोड़ेंगे, ए बी तो 2 क्या होगा, ए बी कॉमन ले लेंगे, 2 2 है तो यही मतलब 2a + b + c = 9, a + b सब कितना 2 उधर जाके आ जाएगा बट्टे में 2। इस तरह से इफिशियंसी ये हो गया। तो इस तरह से आपका क्या निकल गया, आपका 16 डेज में अगर एबीसी तीनों मिलके करता है 16 डेज में कंप्लीट कर देगा। देखिए ऊपर तक तो प्रश्न ही था, मैं यही 2-3 लाइन लिखा और ये इस तरह से मैं थंबनेल में ही लिख चुका हूं कि 2 सेकंड में उड़ा देंगे बच्चों। तो चलिए अगला क्वेश्चन खूबसूरत सा क्या कहता है उसको देखते हैं। बहुत ही अच्छे अंदाज में हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट खटाखट, एकदम खटाखट क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही झकास तरीके से बनने वाला क्वेश्चन सब है। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे। कहा एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं, आसन भुजाएं 21 और 20 सेंटीमीटर है। इन दोनों भुजाओं के सिरों को जोड़ने वाली विकर्ण 29 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपसे पूछा। चलिए झकास तरीके से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। अगर ये पैरेललोग्राम बनाते हैं ऐसे हम लोग इस तरह से, और आपकी बड़ी भुजा कौन सी हो गई, कहा बड़ी 21 है, चूंकि आमने सामने की बराबर होती है, ये अगर 20 होगा तो ये भी 20 होगा। आपसे बोला उसने कि इन दोनों भुजाओं के सिरों को जोड़ने वाली, इन मान लीजिए ये दोनों लेते हैं तो इसके सिरे को ऐसे जोड़ सकते हैं, ये 29 हो गया।
राइट। अगर इस दोनों की भुजा को ये लीजिए तो इस दोनों की सी, ऐसे अगर दोनों को ऐड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सपोज कीजिए ये तो त्रिभुज बन गया। अब विकर्ण जो होता है समांतर त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटता है, ये साइड और ये दोनों क्या होगा, एरिया जो होगा दोनों का बराबर। तो एक का त्रिभुज का एरिया निकालिए, इसको दुगुना कर दीजिए, टोटल एरिया निकल जाएगा। तो इस वाले त्रिभुज में हीरो फार्मूला लगाएंगे, क्या होगा यहां से देखिए, यह 29, एक उसको दे देंगे 30, अब 30 अब 20 50, अब 20 कितना होगा 70, और आधा कर देंगे कि ये आपका s का मान निकल गया 35। तो हीरो फार्मूला क्या कहता है, रूट अंडर यहां से s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो क्या हो जाएगा, s 35 तो हो ही गया। अब 35 में से a, अगर यह 29 को a मानो, b 21 को मानो, c को c मानो, तो क्या होगा 35 में से 29 जाएगा तो ये बचेगा 6, 35 में से 21 जाएगा तो ये बचेगा 14, और 35 में से 20 जाएगा ये बचेगा 15। इस तरह से अब जरा गौर से देखिए सवाल कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये देखिए। अगर मैं यहाँ पे शार्प लिख लूं इसको और गुना 2, राइट, और ये 15 में 15 हो गया, 15 में 5 हो जाएगा, ठीक है, एक 3 हो जाएगा, इस तरीके से। अब जरा गौर से देखिए, ये 5 और 7 35 यहाँ पर है, एक 35 यहाँ पर है, एक 35 बाहर निकल गया, ठीक है। अब देखिए 3 दूना यहाँ से 6, 6 है तो 6 निकल गया, 35 से निकल गया बाहर, तो 35 का कितना हो जाएगा 210, 6 पंचे 30 का 0 3, और 6 3 का 18 3 30 210। तो 210 एक तरफ वाला एरिया निकला ना, आपको टोटल एरिया चाहिए, इसका मतलब ये 210 तो ये भी 210 होगा, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल एरिया राइट डाउन करेंगे, कितना हो जाएगा 2 into 210 इक्वल टू 420, टोटल एरिया हो गया 420। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से इसका आंसर आ गया, बहुत ही झकास तरीके से। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट चलता हूं। नेक्स्ट क्या कहता है 4, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 4 में आ जाएंगे 4, कहा आपका एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक जो है यहां से देखेंगे, कहा आपका एक विक्रेता अपने सामान में लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। लागत मूल्य अगर उसका 100 हो, यहाँ पे लागत मूल्य अगर 100 हो सीपी, तो उसने अंकित कितना किया एमपी, कहा कितने प्रतिशत अधिक जाएगा 20%, तो ये 20 इसका 20% अधिक करेंगे, ये कितना हो जाएगा 120, अंकित कर दिया। अब उस पे कहता है कुछ छूट दे देता है, 8% का लाभ होता है। अब कहता है यहाँ से 8% का लाभ होता है, इस सीपी पे 8% का प्रॉफिट से यहाँ पे 8% प्रॉफिट करेंगे, ये कितना हो जाएगा 108 रुपया, और ये एसपी बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात उठती है कि कोई 120 की चीज 108 में मिल रही है, 120 की चीजें अंकित मूल्य है वो 108 में मिली, इसका मतलब कितने का छूट दिया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है, अंकित मूल्य 120 में मिल रहा है 108 में, तो 12 रुपए की छूट मिल रहा है रुपया में। लेकिन परसेंटेज में कितना हो जाएगा 12/120 और इंटू 100%, ये कट जाएगा और जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यानी 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपसे पूछा कितने की डिस्काउंट दी रही है, तो 10% का डिस्काउंट दे। बहुत ही अच्छे से मैंने कहा कि एमपी कितना अंकित किया सीपी से, सीपी 100 माना तो 20% ज्यादा था 120। अब बोला कि एक 8% का प्रॉफिट होता है, अगर 100 सीपी है तो इससे 8% ज्यादा 108। यानी अब बात आती है कि जब कोई दुकानदार बेचता है सामान को, वो तो एमपी पे जितना है उसको छूट देके बेचता है, तो 120 लिखा हुआ है प्रिंट मूल्य और मिल रहा है 108 में, तो रुपया में छूट कितना का किया 12 रुपए का, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा छूट बटे अंकित मूल्य गुने 100, यानी डिस्काउंट बाय एमपी इंटू 100% आपका राइट आंसर। तो चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, कहा दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना। कितनी खूबसूरत सा वो देखिए, ये क्वेश्चन मेंटली कैलकुलेट होने वाला क्वेश्चन है, सीखेंगे यहाँ से। कहा दो संख्या का योग, मान लेते हैं xy है
और इसका योग जो है उनके अंतर का 3 गुना है। अगर ये 1 हो तो अंतर का यहाँ से 3 गुना हो जाएगा। दो संख्याओं का योग जो है उनके अंतर से 3 गुना है, तो उसका अनुपात क्या होगा? जब भी दो संख्या का योग अंतर से 3 गुना हो तो बोला संख्या क्या हो जाएगा? x:y क्या हो जाएगा? तो x + y 3x - y = 1। तो दोनों को जब भी दो संख्या का योग और दो संख्याओं के अंतर मालूम हो अनुपात में, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखने से ही पता चला कि x > y है, x बड़ा y है, x से बड़ा x से यानी x बड़ा है y से, x > y, y से बड़ा है x। तो इस दोनों रेशियो को जोड़ दीजिए, जोड़ करके बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? x जोड़ के लिख दीजिए 4 जोड़ के, और छोटी तरफ क्या लिखिए? दोनों को घटा के लिख दीजिए, और उसके बाद ये जो काटिएगा 2:1, यही दो संख्या का अनुपात निकल जाएगा। जब भी रेशियो में लिखने का बात हो तो याद रखिए दो संख्या का योग और दो संख्या का अंतर का रेशियो अगर आपको मालूम हो पहले से, सुनिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे से सुनना है, बहुत ही अच्छे से मजा आ जाएगा। अगर दो संख्या का योग और दो संख्या के अंतर का अनुपात 3:1 पहले से मालूम हो तो दो संख्या वो क्या होगी, उसका रेशियो क्या होगा निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, दोनों रेशियो को जोड़ के जो बड़ी है उसके तरफ लिख देना और दोनों को अंतर करके जिस तरफ छोटी है उस तरफ लिख देना। तो 3 में से 3 और 1 को जोड़ के 4 हो गया, 3 में से 1 गया 2 और इसको कैंसिल किया तो 2:1 इज द राइट आंसर। अब चले आएंगे, बहुत ही खूबसूरत सा ये आंसर आपका निकल गया। चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो है ये आपका 6। यहां से देखिए 6 क्या कहता है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहा 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है, जब उसमें शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाती है तो औसत 1 बढ़ जाता है और शिक्षक की आयु कितने वर्ष है ये फाइंड आउट करने के लिए कहा। क्या से देखिए कितनी झकास है, कहा कि 36 छात्रों की एक समूह की औसत आयु जो है वो 14 वर्ष है, इसमें शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए तो वह शिक्षक टीचर की आयु क्या होगी, ये जो टीचर होंगे उसकी आयु क्या होगी। पहले वाला एवरेज कितना है, यहां से 14, पहले एवरेज कितना है 14। अब पहले वाला एवरेज जो है वो 14 दिया है, पहले का एवरेज कितना है 14 है। और फिर आपसे प्रश्न किया कि एक शिक्षक जो है इसमें शामिल हो जाते हैं, जब एक शिक्षक शामिल हो जाएंगे तो कहा कि एवरेज औसत 1 बढ़ जाती है। अब एवरेज क्या होता है 14 में होके 15 हो जाता है, यानी 15-15 सबका। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए तो 15-15 सबका हो गया, इसका मतलब 36 एक कितना हो जाएगा 36 तो छात्र थे, एक शिक्षक आ गए तो अब 37 हो गए, तो 37 में एक एक बढ़ गया। गौर से सुनिएगा, पहले कितने थे, पहले कितने थे, अगर वैसे नहीं कीजिएगा तो ये जो आपका ये औसत 1 बढ़ जाता है तो नया औसत कितना हो जाएगा, यहाँ पे पुराना वाला लिखा तो नए वाले एवरेज लिख सकते हैं, नए वाले एवरेज कितना 1 बढ़ा के लिखिए, तो नए वाला कितना होगा 14 ना लिख के यहाँ पे 15 लिख दीजिए। पहले वाले ओल्ड जो एवरेज है आपके वो कितना है, ओल्ड एवरेज 14 है, तो चूंकि सबका 1-1 बढ़ गया तो अब जो है वो 15 हो गया बढ़ के नया। लेकिन छात्र कितने हैं 36 में तो 1-1 बढ़ेगा ना, तभी तो ये बढ़ा, तो 36 में 1 बढ़ा सब में, तो 36 गुना 1 बढ़ा तो 1 हो गया 36। अब दोनों को जोड़ लीजिए, 6 और 5 11 का 1, 3 1 4 1 यहाँ से 5 51 वर्ष टीचर के आयु थे। ये हुआ मेंटली कैलकुलेट करके बना लेना। लेकिन अब बेसिक तरीके से देखिए कि जब 36 छात्र हैं, यहां से जब 36 छात्र हैं, ठीक है, 36 स्टूडेंट का योग कितना हो जाएगा 36 गुना 14, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कितना आ जाएगा 14, यहां से 36 चौका 144, 4 बचा कितना 14, 36 और 14 50, ये 504 आ गया। ठीक है, तब आपसे प्रश्न है कि अब एक शिक्षक हो गए, यहां से 36 स्टूडेंट अब प्लस यहां से टीचर 1, तो कितना होगा 37 गुने 1 बढ़ गया तो 35, तो 15 सत्ते 105,
5 बचा 10, 15 दिया 45, 10 55। तब आपसे क्या हुआ, तब आपसे प्रश्न किया कि अब ये 36 स्टूडेंट का कितना दिया हुआ है, 504। जब 504 उधर जाके घट जाएगा तो टीचर का कितना निकल जाएगा, आपका 51 वर्ड्स। अब देखिए हुआ बेसिक, ये कंसेप्ट बेसिक हो गया, लेकिन परीक्षा में उतना भी बेसिक नहीं बनाना है, इसको देख करके टिक इस तरह से लगा देना। तो चलिए मैंने दो कंसेप्ट बताया, इसको बेहतरीन तरीके से आशा करता हूं बहुत अच्छे से सीखे होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, 7 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही खूबसूरत। कहा कोई बेईमान विक्रेता अपनी समान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन किलोग्राम वजन के बदले में 875 ग्राम के वजन का इस्तेमाल करता है, इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये फाइंड आउट करने के लिए बोला। बहुत ही खूबसूरत सा, ठीक है। अब प्रश्न में बोला कि 875 ग्राम के वजन का इस्तेमाल करता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए यहां से तो 1000 के बदले में आपको देता कितना है, 875 ग्राम देता है, ठीक है। 1000 ग्राम के बदले देता, तो प्रॉफिट कितने का लेता है, प्रॉफिट 5 का और 2 का और 125 ग्राम का प्रॉफिट लेता है। तो परसेंटेज में प्रॉफिट कितने के लेता है, 125 कितना में 875 अब गुना यहाँ से 100%। अब इसको 25 से काट दीजिए, 25 से 5 बार में, अब 25 दिया 75, 3 बार में कट गया। जब 75 करेंगे यहाँ से तो क्या होगा, 8 में से 7 गया 1, 7 में से 5 गया 2, तो 125, तो 25 पंचे 135 बार में कट जाएगा। अब 5 से काटेंगे तो ये कितना होगा, 7 बार में कट जाएगा, ठीक है, 7 बार में। तो अब ये 100/7 यानी 14.2/7 इज द राइट आंसर, यही प्रॉफिट हुआ। यानी दुकानदार को कितनी प्रॉफिट हुई, तो 14.2/7% प्रॉफिट हुई। इस तरीके से खूबसूरत सा आंसर निकल गया आगे। चलिए, और मन तो लग ही रहा होगा कि कितनी एकदम जॉली मूड में चल रहा है क्लास, एकदम लग रहा होगा कि एकदम ऑफलाइन, क्योंकि इस तरह से धीरे धीरे आराम से इस तरह का यूट्यूब पे नहीं मिलता है क्लास। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे कि एकदम ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन की क्लास आपको एक एक क्वेश्चन को डील करते हुए चल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है वो देखेंगे। यहाँ से कहा ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। यहाँ पे जब यहाँ पे आएंगे, कहा आपसे ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, यह ए है, और ए का वेतन बी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, 50% अधिक है। यानी कि ए का वेतन जो है वो बी से 50% अधिक है, तो अधिक 50% है, ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो बी जो है वो ए से कितना प्रतिशत कम है, कम यानी डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज बराबर क्या, 50, ये अधिक यानी 150 इंटू 100 कर देंगे, 50 से यह 3 बार में, और यह हो गया 33:1/3% इज द राइट आंसर। तो देखिए कितनी खूबसूरत सा आंसर निकल गया। थोड़ा सा आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको सीधा करता हूं इस तरीके से, देखिए आप दिखाई दे दिया, कुछ नहीं है। आपको बोला कि ए किससे 50% बी से अधिक है, तो बी जो है कम है किससे, ए से, तो कितना कम है, तो अधिक वाला दिया हुआ है, तो अधिक से तुलना करेंगे 50 और अधिक से तुलना करें तो 150 गुने 100, ये जो आया परसेंटेज में ये कम ही परसेंटेज आया, यानी बी जो है ए से इतना परसेंटेज कम है। तो आशा करता हूं अच्छे से सीखे होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन नंबर 9 आ गया आपके सामने में, देखेंगे। कहा एक नौका की गति जो है धारा के साथ और प्रतिकूल दिशा में 14 किलोमीटर और 8 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा की गति कितनी है ये आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला। बहुत ही खूबसूरत सा देखिएगा, यहां से कहा धारा के साथ यानी डाउनवर्ड में ये जो है ये 14 किलोमीटर पर आवर है, राइट, और धारा के विपरीत दिशा में जो है ये आपका 8 किलोमीटर पर आवर है, यहां से 8 किलोमीटर पर आवर है। तब आपसे प्रश्न पूछा कि धारा की गति क्या होगी, तो धारा मतलब करंट की यानी कि स्ट्रीम की गति क्या होगी, दोनों का ये जो अंतर होगा, अंतर 14 में से हट जाएगा कितना होगा,
14 में से 8 बटे 2 कर देंगे तो ये कितना होगा, 14 में से 8 गया 6, 6 का हाफ करेंगे 3, यानी करंट की जो चालें होगी 3 किलोमीटर पर आवर होगी और ये आंसर निकल गया। 3 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 जो है कितना खूबसूरत है वो देखिए आपके स्क्रीन पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए कहा यदि 1 रुपए पे 1 माह का साधारण ब्याज जो है 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला। यहां से कहा यदि 1 रुपया पर 1 माह का साधारण ब्याज, तो ठीक है, तो रेट बराबर क्या होता है, रेट बराबर होता है SI इंटू क्या होता है 100 अब बटे में मूलधन इंटू टाइम, यही आपका परसेंटेज होता है। तो ब्याज कितना बोला, कहा कि 1 रुपए पे 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है, 1 पैसा है, इसका मतलब 1 पैसा को रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से इसको भाग दे देंगे, राइट, भाग दे दिया। ये 100 इस पैसे को बदला है, इस पैसे को रुपया में बदला है इसलिए 100 से भाग। अब आगे कहता है ये हो गया, उसके बाद 100 ये 100 लिखेंगे, उसके बाद ये P कितना है, यानी कि P जो है 1 रुपया पर बोला तो 1 रुपया, और उसके बोला 1 माह का, 1 माह है उसको वर्ष में बदलेंगे तो 12 से डिवाइड कर देंगे, बस हो गया। ये तो काट कूट कैंसर आ गया, यहाँ से ये काट दीजिए और 12 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाएगा कितना होगा 12% इज द राइट आंसर, रेट हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसान है, जब आपके पास फॉर्मूला है तब उसको खटाक से बना दीजिए, यानी रेट इक्वल टू क्या होता है दिस, याद कर लेंगे, रेट इक्वल टू SI इंटू 100 बाय P इंटू T%। चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही खूबसूरत सा है, और यहां से आ जाइए, बोला कि A बाय B प्लस B बाय A इक्वल टू 1 दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है अलजेब्रा का, और अलजेब्रा में बहुत सारा कंसेप्ट यदि सीखना चाहते हैं तो हमारे पूरी एकेडमी के YouTube चैनल पे जाएं, वहां पे प्ले लिस्ट है उसमें खोजिए अलजेब्रा, वहां बेहतरीन मिलेगा आपका। कहा A अपन B प्लस B अपन A इक्वल टू 1, राइट, कहा A अपन B और प्लस B अपन A इक्वल टू 1, तो आपको यहां से क्या होगा A स्क्वायर और यहां से B स्क्वायर जो होगा ये भी होगा, राइट। तो आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB इक्वल टू यहां से 0, ठीक है। तो आपसे बोला कि यार A क्यूब प्लस B क्यूब क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB, और इसके लिए 0 पुट कर देंगे तो टोटल टर्म आपका क्या हो जाएगा 0 इज द राइट आंसर। तो देखिए कितनी खूबसूरत सा है, A क्यूब प्लस B क्यूब बराबर, चूंकि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB बराबर क्या निकल गया 0, तो टोटल टर्म 0 हो गया, A क्यूब प्लस B क्यूब इक्वल टू 0 हो गया, बहुत ही झकास। अब चले आएंगे नेक्स्ट 12 क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही खूबसूरत मजे से पढ़िए, धड़फड़ाने की कोई जरूरत नहीं, आप थोड़ा सा अगर पानी में पीना है, चाहे वही पीना है तो ले आइए, पीजिए और सवाल को देखते रहिए, खाते भी रहिए, नाश्ता उस्ता भी मंगा लीजिए और एकदम आराम से पढ़ते रहिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को, रोक लीजिए और थोड़ा नाश्ता कीजिए, थोड़ा ये कीजिए, थोड़ा खाइए पीजिए, आनंद से पढ़ते रहिए, लेकिन पढ़ते रहना है। चलिए अब कहता है P इक्वल टू 99 दिया यहाँ पे, यानी P जो है वो 99 दिया, राइट, और आपको यहां से कहा P और P का स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3, इस तरीके से इसका वैल्यू क्या होगा ये फाइंड आउट करने के लिए बोला। कुछ नहीं करना, इसको आप यहां से P का क्यूब कर लीजिए, ये यहां से 3P स्क्वायर कर लीजिए और ये 3P कर लीजिए, राइट, और अपना मन से एक को जोड़ दीजिए, एक घटा दीजिए, अपना मन से एक को जोड़ के एक घटा देना है, तो घटाइएगा तो यहां से लेकर के यहां तक ये जो बनेगा ये क्या बनेगा P प्लस 1 का होल क्यूब और ये माइनस 1, राइट। तो P का मान कितना है यहाँ से 99, अगर इस P के जगह पे 99 पुट करेंगे तो क्या होगा 99 प्लस 1 100, 100 का क्यूब कितना होता है आपका 1 पर 6 जीरो, राइट, माइनस 1 घटाइएगा तो कितना हो गया 69, आपका सुनहरे अक्षरों से आंसर हो गया, ठीक है, राइट आंसर।
यहां से सुनहरे अक्षरों से आंसर हो गया। बहुत ही खूबसूरत सा आंसर निकल गया। नेक्स्ट में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही झकास क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे। नेक्स्ट कहा यदि a माइनस बी इक्वल टू 1, आपसे प्रश्न में बोला a माइनस, यहाँ पे देखिए कहा कि a माइनस बी इक्वल टू 1 और ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 61, तो ए बी का मान क्या होगा? a माइनस बी इक्वल टू जो है वो आपका 1 दिया हुआ है और यहां से ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू दिया हुआ है 61, राइट। तो नहीं दिखाई दिया ना, नहीं दिखाई दिया। चलिए इसको हटा देता हूं मैं यहां से और यहां पे लिख देता हूं कि ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 61, यही आपका दिया हुआ है। तो कहता है ए बी का मान क्या होगा? यहां से ये ए बी है, इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको निकालना। बहुत खूबसूरत सा है। और देखिए कैसे झकास तरीके से बनता है। जरा गौर से देखिए कि 61 के आसपास कोई ऐसी डिजिट है, 61 के आसपास, 61 के आसपास ऐसी कोई डिजिट है जिसका क्यूब करने पे 61 के आसपास पहुंच जाए? तो बोलेगा जी सर। क्या है? तो बोलेगा सर एक ऐसी संख्या डिजिट है जिस 4 है, आप 4 का क्यूब करने पे क्या होता है? 64 हो जाता है। यस और नो? बोलेगा यस हो जाता है। क्या होता है? यहां से 4 का क्यूब करने पे कितना आ गया? 64। लेकिन ये 64 आ गया, लेकिन ये सेटअप नहीं कर रहा क्योंकि उसमें से 3 घटाएंगे। 3 किसी चीज का जो है वर्ग क्यूब करने पे 3 आएगा नहीं, तो 5 का क्यूब कर लेते हैं। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125, राइट। 125। अब 4 का क्यूब कर लेते हैं, कितना होगा? 64, राइट। अब इस दोनों का अंतर कर लेते हैं। 5 में से 4 गया 1 और 12 में से 6 गया 6, 61 आ गया। इसका मतलब हीट एंड ट्रायल मेथड से क्या हो गया? a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, यानी 5 में से 4 गया, देखिए 1 सेटिस्फाइड हो गया। अब 5 का क्यूब 125, अब b का क्यूब यानी 4 का क्यूब 64, दोनों का अंदर गया 61 सेटिस्फाइड कर गया। जब सेटिस्फाइड हो गया तो यहां से आप बोल सकते हैं कि a इंटू बी 5 इंटू 4 बराबर ये 20, राइट आंसर हो गया। तो कितनी खूबसूरत सा आंसर है उसको देखिए। अब चले आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। यहाँ से कहा कि यदि x अपन a प्लस बी प्लस 1 और x अपन a माइनस बी प्लस a माइनस बी अपन a प्लस बी, तो x किसके बराबर है ये आपसे बोला। ठीक है, इस तरह का करना। तो देखिए यहां से कहा x अपन a प्लस बी प्लस 1, ठीक है, और x अपन a माइनस बी प्लस आपका a माइनस बी अपन a प्लस बी, ये आपका दिया हुआ है और आराम से आप लोग को दिख रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो दिख रहा है। तो बोला x किसके बराबर होगा? क्या खूबसूरत सा दिया। देखिए इस दोनों में x लगा हुआ है, ठीक है, दोनों में x लगा हुआ, तो इसको हम इस तरफ करेंगे, इसको हम इस तरफ कर लेंगे। तो इसको इस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? x अपन a प्लस बी माइनस x अपन a माइनस बी, राइट। ये a माइनस बी अपन a प्लस बी और ये प्लस 1 है, ये माइनस 1 है। अब देखिए x x कॉमन ले लेंगे, तो जैसा ही कॉमन लेंगे तो a माइनस बी यहाँ पे आ जाएगा ना, a प्लस बी ऊपर में जाएगा तो माइनस a माइनस बी होगा, माइनस से कट गया तो क्या हो जाएगा ऊपर में x और माइनस 2b, ठीक है। और नीचे में क्या हो गया आपका a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब इस सवाल को देखिए, जैसा ही a प्लस बी माइनस 1 के साथ जाएगा तो ये माइनस a माइनस b हो जाएगा और माइनस a से ये कट जाएगा तो माइनस माइनस 2b। अब बटे में क्या हो जाएगा? a प्लस b। अब a प्लस b को a प्लस b से काट दीजिए, माइनस 2b को माइनस 2b से काट दीजिए, तो x बराबर क्या हो गया? a माइनस b। अब जिस ऑप्शन में x इक्वल टू a माइनस b है वो राइट आंसर है, तो a माइनस b क्या है? ऑप्शन नंबर सी में। कुछ नहीं करना है,
ये मैंने x कॉमन ले लिया यहाँ पे और a माइनस बी को यहाँ पे ले आया और a प्लस बी को जैसे ही यहाँ लाएंगे तो बीच में माइनस है, तो माइनस बी होगा, माइनस a से a कट गया और माइनस बी क्या होगा 2b आ गया। इस तरीके से तो a प्लस बी यहाँ से 2b, इधर भी a प्लस बी ऊपर जाएगा, माइनस a माइनस बी होगा, माइनस a से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 2b हो जाएगा, a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा a माइनस बी, x इक्वल टू a माइनस बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आ जाएंगे। चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर यहां से 15 आपका स्क्रीन पे रहा, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही खूबसूरत। कहा उस बिंदु को क्या कहते हैं जिसपे एक त्रिभुज के 3 मीडियन मिलते हैं। कहा उस बिंदु को क्या कहते हैं जिसपे एक त्रिभुज के 3 मीडियन मिलते हैं। यहां से देखिए एक त्रिभुज है ऐसा और इस पे तीनों मीडियन आके मिला, ये अगर मीडियन हो, ये मीडियन हो और ये मीडियन हो तो ये पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सेंट्राइड यानी कि केंद्रक। क्या बोलेंगे? केंद्रक। तीनों मिलेंगे मालिका तो केंद्रक कहलाएंगे, राइट। अब तो दूसरा कहता है ये सेंट्राइड हो गया, दिखाई नहीं दिया, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये आपका सेंट्राइड हो गया जिसे हम लोग बोलते हैं केंद्रक, राइट। अब कहता है केंद्रक हो गया, अंतःकेंद्र ऑप्शन नंबर बी किसको बोलेंगे? कोई एक त्रिभुज होगा उसके अंदर वाला कोण है, ये अंदर वाला कोण, ये अंदर वाला कोण, इसके बाइसेक्टर जिसपे आके मिलते हैं उसको बोलते हैं, ये इस बाइसेक्टर को बोलेंगे अंतःकेंद्र, ठीक है। तो ये अंतःकेंद्र हो जाएगा यानी कि इन सेंटर, क्या होगा? इन सेंटर हो जाएंगे। अब बात आती है इन सेंटर हो गया और परिकेंद्र किसको बोलेंगे? देखिए परिकेंद्र किसको बोलते हैं उसको देखिए, ये कोई सर्कल है यहां से, नहीं यहां पे देखिए ये कोई सर्कल है इस तरह से और उसके सिर से सामने वाले भुजा पे लंब डालेंगे, ठीक है। इसके शीर्ष पे सामने वाले भुजा पे लंब डालेंगे, ठीक है, यहां से इस तरीके से, और ये लंब डालेंगे इस तरीके से, सिर से सामने वाले भुजा पर लंब डालेंगे तो ये जो बनेगा इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। ऑप्शन नंबर डी में जो आपको दिया हुआ है लंब केंद्र, और इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। एक छूट गया परिकेंद्र यानी सर्कम सेंटर की बात करता हूं। सर्कम सेंटर किसको बोलेंगे? तो यहां पे लिखता हूं सर्कम सेंटर। तो ये कोई ट्रायंगल है इस तरीके से और उसके भुजा का बाइसेक्टर, ये भुजा को हाफ हाफ करने वाले बाइसेक्टर ऐसे बनाएंगे, इस भुजा को बाइसेक्टर इधर बनाएंगे, इस भुजा को बाइसेक्टर इधर बुझाएंगे, तो भुजा का जो बाइसेक्टर होगा वो कहलाता है परिकेंद्र। क्या कहलाता है? परिकेंद्र यानी कि सर्कम सेंटर। और इस तरीके से बन गया। यहां पूछा क्या था? माध्यिका के कटान बिंदु को, क्या माध्यिका जो मिलती है उसे केंद्रक कहते हैं, ये पूछा था। मैंने चारों ऑप्शन बता दिया, ठीक है। इस तरीके से अच्छे से समझ लेंगे। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्या कहता है, खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 16 ये रहा। देखिए आपके लिए कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन लाता हूं, और इसी तरह जिस तरह से आप लोग देखते हैं ऑनलाइन वीडियो उसको देखते रहिए, बहुत ही मजा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। चलिए कहा त्रिभुज एबीसी एक समकोणीय त्रिभुज है, राइट। कोई त्रिभुज एबीसी है इस तरीके से, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है ऐसे करके, आपका ये समकोण त्रिभुज हो गया ए बी और सी। एबीसी क्या हो गया? आपका समकोण त्रिभुज हो गया। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री है, यहां से 90 डिग्री बना दिया। आगे बोला AC कर्ण है, AB का मान 3 है, BC का मान 4 है। तब AC BC 3 और 4 हो गया तो समकोण त्रिभुज में 3 4 5 का रिलेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम से, ये 5 हो गया। तब जाके बोलता है BD का मान क्या होगा? D उसका परिकेंद्र है इसका, तो ये परिकेंद्र D कहां पे होगा? इस तरह से यहाँ पे परिकेंद्र होगा। ये जो BD की लंबाई जो होगी वो क्या किसके बराबर होगी? तो ये पूरा जो कर्ण AC है उसके आधे के बराबर होगी। तो कर्ण आपका कितना है? 5/2, तो ये BD का मान निकल गया 2.5
अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। देखिए कितनी झकास आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए 17। ये जो आपका 17 है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 17 देखेंगे कहा आपका त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और डीई क्रमशः एबी और एसी के मध्य बिंदु है। राइट, वो भी सही है। कहता है तो त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल और समलंब त्रिभुज एडीईसी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है वो देखेंगे। आपके स्क्रीन पे इस तरह से दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही प्यारा सा है। 17 आपके स्क्रीन पे है इस तरीके से। पहले तो आप त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए। एक त्रिभुज यहाँ पे एबीसी ड्रॉ हो गया। देखिए क्या बोला सवाल में, बोला AB और BC। यहाँ पे अगर मैं B बना लूं और ये और C, AB और BC का जो मध्य बिंदु है इस तरह से AB का D और BC का E, ऐसा ही बोला आपसे। D और E है तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल क्या होगा। मध्य बिंदु है तो ये 1 होगा और ये 1 होगा। इसका मतलब टोटल AB पार्ट क्या होगा आपका 2 हो जाएगा। 1 1 के 2 अनुपात में, चूंकि मालूम तो है ना, चूंकि मध्य बिंदु बोल दिया है। जब 2 है तो देखिए त्रिभुज BDE सिमिलर त्रिभुज ABC है या नहीं है बताइए। तो इसमें क्या है B और दोनों में उभयनिष्ठ है। ये दोनों पैरेलल होंगे। जब मिडिल पॉइंट से तो दोनों पैरेलल होंगे तो ये कोण और ये इस कोण के क्या होंगे, संगत कोण के कारण बराबर होंगे। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो भुजाएं क्या होगी, अनुपातिक हो जाएगी। तो सिमिलर त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, तो त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल एरिया ऑफ त्रिभुज ABC क्या होगा वो देखिए। दो सिमिलर त्रिभुज का जो आपका क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। इस BD की संगत भुजाएं कौन सी हो गई, DB, यहां से BD और उसके रिस्पेक्ट में पूरा AB के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा AB और इसके वर्ग के अनुपात के बराबर है। अब BD का मान क्या है, क्योंकि मध्य बिंदु है। अगर मैं BD का मान 1 लेता हूं तो 1 का स्क्वायर 1 और पूरा AB क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4। इसका मतलब ये हो गया, ये ऊपर वाला जो त्रिभुज है उसका एरिया कितना हो गया 1 और ये पूरा जो त्रिभुज है उसका एरिया कितना हो गया 4। तो 4 में से 1 चला गया तो इसका कितना होगा 3। तो आपसे यही चीज तो पूछा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC उसका रेशियो निकालना है। एरिया ऑफ किसका एरिया, ये कोई आपका क्वाड्रिलेटरल टाइप बनेगा। क्या बनेगा ADEC, यहां से लिखेंगे ADEC। तो इस ABC का पूरा 4 और इसका 3 और इस तरह से राइट आंसर होगा 4:3। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कितनी एकदम झकास तरीके से बन गया। और इस तरीके से देखेंगे। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका यहाँ से 18 है। बहुत ही प्यारा सा है 18। आ जाएंगे। कहा एक समद्विभुज त्रिभुज ABC में, इसको भी देखेंगे हम लोग बहुत झकास से। पहले इसको हटाता हूं यहाँ से, क्या हट जाएगा। और आनंद आ रहा होगा तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। सर आनंद आ रहा है एकदम, बीच बीच में आनंद बोलना है, बताना है कि सर बहुत अच्छा लग रहा है। आपको लग रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट ही, आपकी कमेंट जो है मुझे एनर्जी देती है, इसलिए कमेंट करना ना भूलेंगे। कहा एक द्विभुज त्रिभुज ABC में AB = AC है। ठीक है, समद्विभुज यानी समद्विबाहु त्रिभुज जो है AB और AC है। तो यहां से हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहां से आपका A हो गया और यह B हो गया और यह C हो गया। AB और AC दोनों इक्वल हैं, यह पार्ट इक्वल है और यह पार्ट इक्वल है। आगे बोला XY पैरेलल BC है। एक XY है जो पैरेलल है, ये अगर Y बनाता हूं, ये X बनाता हूं जो BC के पैरेलल है। अब कहा कोण A = 30 डिग्री है, ये आपके 30 डिग्री है, ये सही है।
अब बोला कि बी एक्स वाई इसका वैल्यू क्या होगा ये फाइंड आउट करने के लिए बोला। तो देखिए सबसे बड़ी बात है ये 30 दे दिया और ये दोनों भुजाएं क्या है बराबर है, तो बराबर है तो यह दोनों बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी क्या होता है बराबर होता है। तो ये 30 है तो ये दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 150। अगर ये 30 है तो ये दोनों कोणों का योग कितना 150, तभी तो 150 और 30 मिलकर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। जब यह दोनों कोणों का योग 150 है तो हाफ हाफ चूंकि बराबर होगा दोनों तो कितना होगा 75 75। यस और नो हो जाएगा, बोलिएगा यस सर होगा। अब बात उठती है ये जब दो पैरेलल लाइंस होते हैं क्या होते हैं, जब ये दोनों पैरेलल, चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहला ही दे रखा है कि एक्स वाई जो है वो पैरेलल है बीसी के, यहाँ पे क्या दे रखा है एक्स वाई जो है वो पैरेलल है बीसी के, एक्स वाई पैरेलल टू बीसी ये गिवन है पहले से। तो टू पैरेलल लाइंस गिवन आपको दिया हुआ है, टू पैरेलल लाइंस गिवन दिया हुआ है और एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है इसे, और जब इंटरसेक्ट करती है इसे तो यहां से देखेंगे कि ये जो समांतर रेखा है पैरेलल लाइन से इसके एक ही ओर के अंतर कोण का जो सम होता है ये दोनों कोण का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ये फॉर्मूला कंसेप्ट याद कर लीजिए। उसी तरीके से ये जो आपका पैरेलल लाइंस है ये और ये, तो यह एक ही ओर के अंतर कोणों का योग कितना होगा 180, ये 75 दे रखा है, ये कोण कितना होगा 105। तो एंगल क्या निकल गया बी एक्स वाई इक्वल टू कितना 105 डिग्री इज द राइट आंसर। बस छोटी छोटी बातें को याद रखना है, मगर वीडियो को अच्छे से सुनना है। फिगर ज्योमेट्री में फिगर खींचते ही आंसर आ जाएगा, ये तो मैं गारंटी के साथ बोलूंगा। अब चले आइए प्यारा सा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है उसका आनंद लीजिए। बहुत ही झकास क्वेश्चन है, आपको एकदम एक एक क्वेश्चन को जादू वाले ट्रिक से बताऊंगा, जादुई ट्रिक से देखेंगे। यहां से देखिए अब आ जाइए नेक्स्ट। कहा कि 19 में sec स्क्वायर 17 डिग्री, कोई बात नहीं, यहां से sec स्क्वायर 17 डिग्री और माइनस 1 बाई यहाँ पे tan स्क्वायर 73 डिग्री, उसके बाद दिया हुआ है माइनस sin 17 डिग्री, नहीं दिख रहा होगा ना, नहीं दिख रहा है, तो माइनस sin 17 डिग्री ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ, थोड़ा सा साइड कर देता हूँ तो कंप्लीटली आपका ये आ जाएगा। यहाँ से देखिए इस तरीके से और आपको दिख भी जाएगा, देखिए कितना अच्छा है। तो 17 डिग्री, तो इनटू में क्या दिया हुआ है cos, इनटू में नहीं cos नहीं है sec 73 डिग्री दिया हुआ है। देखिए कितना प्यारा सा है। जब आप इसे ये वाली जो टर्म है इसको जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 1/10 के बदले क्या होता है cot, ये cot स्क्वायर 73 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। cot स्क्वायर क्या बन जाएगा 73 डिग्री। अब ये sin स्क्वायर 17 डिग्री या cot स्क्वायर 17 डिग्री, याद फॉर्मूला से याद कर लीजिएगा, जब भी sec स्क्वायर a और sec के साथ माइनस में cot स्क्वायर b हो और जब ये दोनों कोणों का योग जो है 90 हो जाए तब क्या होगा फॉर्मूला, इसका वैल्यू 1 होता है। तो देखिए कि sin sec स्क्वायर 17 और cot स्क्वायर 73 दोनों के एंगल का योग क्या देखिए सम कितना हो जाएगा 73 और 17 मिलके 90, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। अब ये माइनस, अब देखिए ये sec 17 डिग्री है तो sec 17 डिग्री है तो ये भी फॉर्मूला होता है कि sec a और sin b ये दोनों कोणों का अगर योग 90 डिग्री हो तो आपका इस दोनों का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो इस तरीके से ये भी अगर नहीं आपको दिख रहा हो तो इसको क्या कर लीजिए sec को आप बट्टे में लिख सकते हैं, बट्टा में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा cos 70, अब sin बट्टे cos है, दोनों एंगल्स का सम कितना हो गया 90, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया 1। तो इस तरह से 0 इज द राइट आंसर फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें को आप जानेंगे तो इस सब को हम उड़ा देंगे, एकदम गर्दा उड़ जाएगा, 5 सेकंड में आपका क्वेश्चन उड़ जाएगा। तो इस तरह से राइट आंसर 0 हो गया। अब प्यारा सा देखिए क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट,
नेक्स्ट आपका क्या कहता है उसको देखेंगे, बहुत ही झकास क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट कहा यदि x इक्वल टू a cos थीटा, यहां से आपका यहां से आ जाइए a इक्वल टू x इक्वल टू, यहां से x इक्वल टू आपका दिया हुआ है a cos थीटा और यहां से cos फाई, y इक्वल टू यहां से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कहा a cos थीटा इंटू में साइन फाई, राइट, और z इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a साइन थीटा, इस तरीके से दिया हुआ है। आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही झकास तरीके से करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इसको करना क्या है वो अब देखिए, करना क्या, पुटिंग मेथड से ऐसे बनाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा तो हम लोग को जनरल कंपटीशन लंबा करने का अलाउ तो देता नहीं है। हम लोग कैसे बनाते हैं उसको देखेंगे। यहां से यहां से देखेंगे आपका क्या होगा, थीटा एंड ट्रायमीटर से यदि थीटा इक्वल टू 90 कर लें, ठीक है, और फाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए कॉस यहाँ पे 0 1 होता है, लेकिन ये कॉस 90 0 होता है, ये पूरा का पूरा जो वैल्यू आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, राइट। अब यहां से देखिए cos थीटा 90 है तो ये 0 आ जाएगा, sin 90 1 होता है, इस तरह से 1 into 0 0 into 1 0 0 ही होगा। लेकिन अब यहां से देखिए sin थीटा है तो थीटा इक्वल टू 90, 90 sin 90 1 होता है तो ये 1 into a into 1 हो जाएगा, दैट इज आपका a हो जाएगा। और यही तो आपसे पूछा x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर क्या होगा, तो x का मान 0, 0 का स्क्वायर 0, y स्क्वायर y का मान 0, 0 का स्क्वायर 0। अब यहां से z स्क्वायर, तो z का मान क्या हो जाएगा, यहां से a स्क्वायर हो गया। अब यहां से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या खूबसूरत सा आंसर निकल के आया, बहुत प्यारा सा आंसर निकल के आया। अब चले आइए नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो बिल्कुल झकास है, जो आपके स्क्रीन पे आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहा 1.6 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, सवाल आपसे कहा कि 1.6 जो है वो आपका एक प्रेक्षक है, लंबा प्रेक्षक है, जो किसी टावर से 45 मीटर की दूरी पर है। कुछ नहीं, बस झकास तरीके से हम लोग इसको बनाना है। और मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बताया है, जादुई तरीके से सीखेंगे। अगर मैंने कहा कि एक ये है और इसी समतल पर एक जो है 1.6 मीटर लंबा, इस तरह से आपका प्रेक्षक है, क्लियर हो गया। अब कहा उनकी आंख से टावर के शीर्ष तक का, आंख से टावर के शीर्ष तक का ये जो उन्नयन कोण है ये कितना कहा बनाता है, तो ये कहा 30 डिग्री बनाता है। लेकिन इस दोनों की दूरी यहां से कितना है, 45 मीटर की दूरी है आपका टावर से, राइट। तो बोला टावर की ऊंचाई ये वाला फाइंड आउट कीजिए कितना होगा। अगर ये 45 है तो ये भी तो 45 होगा, यस और नो, क्योंकि दोनों बराबर होंगे। और मैंने आपको बार बार जब हमारा रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस में बराबर आपको बताता हूं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि यह 30 डिग्री होगा तो ये स्वाभाविक है कि 60 डिग्री होगा, यस और नो, यस होगा। और जब ये 60 डिग्री होगा और 30 के बगल वाला x जो है ये गिवन है, मतलब दिया हुआ है, तो 30 के बगल वाला जब मालूम होगा तो उसमें √3 से भाग जैसा ही आप कर देंगे तो 60 के बगल वाला निकल जाता है। उसी तरह से 30 के बगल वाला ये है, यहां से लेके यहां तक 60 के बगल वाला हो जाएगा, इसमें हम लोग √3 से भाग देंगे, 45 में √3 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 15√3। कितना निकल के आ जाएगा, 15√3। यही तो यहां तक का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये 1.6 है तो यहां से यहां तक क्या होगा, ये भी 1.6 हो गया। तो टोटल टावर की जो ऊंचाई है ये कितना निकल गया, यहां से 15√3 प्लस 1.6, यही तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। जब ये आंसर हो गया अब ये √3 का वैल्यू यहां से दे दीजिए 1.732 और 15 से गुना कर दीजिए, 15 दूना 30, 0 3, 15 तिया 45, 3 48, 8 बचा हासिल 4, 15 से 105, 4 109 बचा 10, और 15 और 10 होता है 25, 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा 25.980 प्लस 1.6 को जोड़ देंगे
ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और 9 और 6 से मिलकर 15 का 5, और यहाँ से बचा 8, 5 एक 6 और एक 7, और यहाँ से 2। तो 27 पॉइंट जो है वो 58 जो है 27.58 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितनी झकास तरीके से आपका आंसर आ गया। तो ये जो मैं कंसेप्ट देता हूं ना, इसको आप एकदम फिक्स कर लीजिए। जैसे आपका अपना नाम याद है और कोई अंधेरे में भी आपका नाम, आप सोए हुए रहते हैं, बहुत गहरी नींद से सोए हुए रहते हैं, लेकिन जब आपका नाम कोई लेता है तो फट से कहते आ न करते। उसी तरह से इसको भी एकदम याद कर लीजिए जिस तरह से आपका अपना नाम है। कभी भी 30-60 का आया तो आपके स्कैन बन जाना, ओ 30 वाला है, बाबू को √3 से भाग करेंगे 60 के बगल वाला निकलेगा। क्या होगा? √3 से भाग करेंगे 60 के बगल वाला निकलेगा। कितना झकास है, एक बार तो करके तो देखिए, बहुत ही मन लगेगा। चलिए आज का क्लास बहुत ही शानदार है, बहुत ही मजा आया होगा। ऐसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में मिलता हूं फिर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।